Hello everyone. Today my topic total internal reflection phenomena used in the wave, electromagnetic wave. According to Snell's law, sin theta I upon sin theta t is equal to n2 upon n1, where n1 is the refractive index of first medium and n2 is the refractive index of second medium. Suppose this is a interface of two medium and any wave incident from first medium and transmitted in second medium. This angle is theta I and this angle is theta t. This is a normal on this surface. So refractive index of this medium is n1 and this medium is n2. If n2 less than n1, if n2 less than n1, मतलब n1 is greater than n2, that means wave travels from denser medium and transmitted in rarer medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होता है वो रेयर होता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो डेंसर होता है. वेव ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. तो रेयर मीडियम में जब कोई वेव जाती है तो अपने नॉर्मल से दूर हटती है. तो ये जाना तो ये चाहिए लेकिन नॉर्मल से ये दूर हट रही है. इस प्रकार से साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी लेस देन 1, अगर n2 अपॉन n1 लेस देन 1 रख देंगे तो साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी लेस देन 1 या साइन थीटा आई लेस देन साइन थीटा, मतलब थीटा टी बड़ा होगा थीटा आई की कंपेयर में. मतलब ये एंगल अगर 15 डिग्री का है तो ये 15 से ज्यादा ही होगा, मान लीजिए 20 होगा. अगर आप इस थीटा आई को इंक्रीज करेंगे तो थीटा टी भी इंक्रीज करेगा और थीटा आई की एक ऐसी वैल्यू आएगी, थीटा आई की एक ऐसी वैल्यू आएगी जब थीटा टी 90 डिग्री हो जाएगा. ये मतलब थीटा टी 90 डिग्री हो जाएगा. इस एंगल को कहेंगे क्रिटिकल एंगल. एट द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन transmitted wave becomes parallel to interface surface z dash. That angle of incidence is called critical angle. अब अगर आप इस क्रिटिकल एंगल से आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस ले जाओगे तो अब चूंकि 90 पर तो आ ही चुकी है, अब तो कोई एंगल बचा नहीं इस मीडियम में, तब वो वेव हमारी इस मीडियम में आ जाएगी. अगर आप इससे ज्यादा एंगल पर इंसिडेंट करेंगे तो वेव हमारी इसी मीडियम में लौट आएगी. इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मोर देन क्रिटिकल एंगल देन वेव रिफ्लेक्टेड इन सेम मीडियम. देखिए इसके नीचे का पूरा सेम मीडियम है, इस सरफेस के नीचे का जो ये हिस्सा है ये सब एक मीडियम है और ये आपका एक मीडियम है. जेड जेड डैश के नीचे का एक मीडियम है और इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन हुआ होगा. ये थीटा टी को 90 रख दिया गया, तब थीटा आई की जो वैल्यू होगी उसको थीटा सी नाम दिया गया, क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला हो गया थीटा सी इक्वल टू साइन इनवर्स n2 अपॉन n1. If angle of incidence is more than critical angle, then light wave reflected in same medium. ये दिखाया गया है कि
पहले ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और जैसे ही ये एंगल ऑफ इंसिडेंस किया गया है तो वेव हमारी ये आ गई, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो वेव हमारी ये गई थी, और जैसे ही ये थीटा सी के बराबर एंगल हुआ वैसे ही हमारी वेव उसी मीडियम में 90 डिग्री पर आ गई, और उससे ज्यादा एंगल पर जब आपने इंसिडेंट किया है तो ये लौट आई उसमें। तीन फिगर दिखाए गए हैं। एक फिगर थीटा सी से कम एंगल पर ट्रांसमिशन हुआ है, एक थीटा सी से थोड़ा ज्यादा एंगल पर, इक्वल एंगल पर तब आपका पैरेलल हो गई है, और एक ग्रेटर देन थीटा सी उसी मीडियम में रिफ्लेक्टेड हो गई है। दिस इज ए टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए, हमने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट पढ़ा था, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड अपॉन इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। अब चूंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल होगा तो उसी मीडियम में लौट आनी चाहिए, तो आर की वैल्यू आपकी 1 हो जानी चाहिए और टी को 0 हो जाना चाहिए। तो वेव हमारी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट होने का मतलब रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और क्योंकि दूसरे मीडियम में नहीं गई तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। इसको हम लोग मैथमेटिकली शो करके दिखाएंगे इस चीज को। तो मैथमेटिकली शो करने के लिए हम कैपिटल आर का फार्मूला लर्न करना पड़ेगा, फ्रेशनल्स रिलेशन। एन यहां जो लिखा है वो n2 अपान n1 के बराबर है। थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंट, थीटा टी एंगल ऑफ ट्रांसमिशन। ये लाइन लिख दिया, ये बताने की जरूरत नहीं, साफ साफ क्लियर हो रही। n की जगह n2 बाई n1। अब देखिए n1 अपान n2 कॉस थीटा टी, n1 अपान n2 कॉस थीटा टी को चेक करते हैं क्या। n1 अपान n2 कॉस थीटा टू को क्या लिख सकते हो, n1 अपान n2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टी, मतलब कॉस थीटा टी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस स्नेल के नियम से साइन थीटा टी की वैल्यू ये होती है, ये यहां पर पुट कर दिया ये। अब आपका n2 लार्ज है, n1 आपका लार्ज है और n2 आपका कम है। इस फिगर में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर है, इसको आपने रेयर कहा। n1 ग्रेटर देन n2 है, ये बात मेरे दिमाग में रखनी है। तो n1 आपका लार्ज है तो n1 अपान n2 ग्रेटर देन 1 है, और साइन थीटा ही 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये वैल्यू 1 माइनस में ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। इन दिस केस ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। निगेटिव का मतलब इमेजिनरी आ जाएगी वैल्यू। अगर इस नेगेटिव को फिर सीधा लिखना चाहें तो ये हमारा इमेजिनरी आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा टी की वैल्यू रख दी है मैंने। अब मैंने कहा है कि ये वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब ये 1 माइनस में ये टर्म बड़ा है, इसका मतलब ये हल करके वैल्यू अंडर रूट -1 में आएगी, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेते हैं इसको। तो इसको कॉमन ले लिया तो n1 अपान n2 साइन थीटा आई का होल स्क्वायर -1 लिख दिया, और माइनस जो आपका कॉमन है वो आई बन गया बाहर जाके।
अब क्या हुआ, ये टर्म अब आपका बड़ा है, ये टर्म छोटा है, मतलब n1/n2 ग्रेटर देन 1। अब ये वैल्यू आपकी रियल होगी, n1/n2 आई अंडर रूट दिस रियल हो गया, और हम n1/n2 को भी रियल मान लेते हैं। तो आई एल्फा, where alpha is a real quantity, n1/n2 अंडर रूट n1/n2 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आई -1, आई एल्फा आ गया। अब ये वैल्यू आपको n1/n2 cos थीटा डी की जगह आई एल्फा रखना है, इस जगह इसकी जगह रखना है आई एल्फा, इसकी जगह रखना है आई एल्फा। तो ऊपर आ गया cos थीटा आई माइनस आई एल्फा, नीचे आ गया cos थीटा आई प्लस आई एल्फा। ये आ गया। अब आप इसका मॉड ले लीजिए। तो हम जानते हैं a माइनस आई बी का मॉड जो होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस आई बी का मॉड क्या होता है, ये भी यही होता है। फर्क नहीं पड़ता, बीच में माइनस है तो फर्क नहीं। जब हम इसको पोलर फॉर्म में बदलते हैं a प्लस आई बी को, तो आता है आर ई टू दी पावर आई थीटा, और a माइनस आई बी को लिखते हैं पोलर फॉर्म में, तो आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा। तो आर की वैल्यू तो आपकी ये वाली हो गई है, और थीटा हो गया tan इनवर्स बी अपान ए, tan इनवर्स बी अपान ए। हमारे इसमें बी कितना है, हमारे इसमें बी है ये अल्फा, और ए कितना है हमारे इसमें cos थीटा आई। तो अल्फा अपान cos थीटा आई tan की वैल्यू हो गई, मतलब बीटा बराबर tan इनवर्स अल्फा अपान cos थीटा। तो इसको पोलर फॉर्म में बदल के ये आ गया, इसको पोलर फॉर्म में बदल के ये है। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, बच गया e टू दी पावर माइनस 2i अल्फा बीटा। और मॉड ले लोगे तो इसकी वैल्यू 1 है। मॉड में वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका मतलब टोटल रिफ्लेक्शन होगा अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग बनाता है, r बराबर 1 एंड t बराबर 0, दिस इज द प्रूफ ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।